हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण चैप्टर का एक नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये बेटा ऐसा टॉपिक होने वाला है जो लगभग लगभग हर साल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? नियुक्तिकरण। और टॉपिक है हमारे पास नियुक्तिकरण के स्रोत क्या क्या होते हैं। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आता है, नियुक्तिकरण के स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। या प्रश्न आएगा, आंतरिक नियुक्तिकरण से आपका क्या तात्पर्य है, या बाह्य नियुक्तिकरण से आपका क्या तात्पर्य है। आंतरिक नियुक्तिकरण का अर्थ, इसके लाभ तथा इसकी हानि बताओ। बाह्य नियुक्तिकरण के लाभ अथवा उसकी हानि बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है नियुक्तिकरण के स्रोत। आप इसे कॉपी पर लिख सकते हो, अपनी जो भी नोट्स है वहां बना सकते हो कि नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग के लिए हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं। एक को हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ स्टाफिंग, एक को हम बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ स्टाफिंग। इंटरनल यानी कि आंतरिक नियुक्तिकरण। अब आंतरिक नियुक्तिकरण का मीनिंग क्या है? कल मैंने बताया था कि नॉर्मली नियुक्तिकरण होती क्या चीज है। नियुक्तिकरण का मतलब होता है बेटा एक सही कार्य पर सही समय पर सही व्यक्ति को लगाना। ठीक है बेटा, यानी कि किसी भी ऐसा बोल सकते हैं, सही व्यक्ति को उसके सही कार्य पर और सही समय पर उसे अपॉइंट कर देना क्या कहलाता है? नियुक्तिकरण यानी कि स्टाफिंग कहलाती है। अब अगर मुझे पास कंपनी में कुछ लोगों की आवश्यकता है, कुछ स्टाफ की आवश्यकता है। अब उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मैं दो तरह के सोर्सेस यानी कि दो प्रकार से भर्ती कर सकता हूं। एक को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल यानी कि आंतरिक स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब क्या है? मेरी कंपनी को कर्मचारी की आवश्यकता है और उन कर्मचारी को पूरा करने के लिए मेरी कंपनी ने क्या किया, कंपनी के अंदर से ही किसी कर्मचारी को लिया और उस काम पर लगा दिया। जैसे मैं कहूं बेटा कि मान लेते हैं आपका कोई स्कूल है और उस स्कूल में जो बाबू थे आपके यहाँ पर, जो कार्यालय में बैठा करते थे, वो रिटायर हो गए। अब बाबू का पद बेटा क्या हो गया? खाली। अब स्कूल वालों के पास दो ऑप्शन है कि या तो स्कूल के अंदर से किसी और कर्मचारी को कहें, भैया तू आज से यहाँ पर बाबू का काम करेगा, तुम आज से ऑफिस में बैठेगा और मार्कशीट वगैरह काम, कागज वगैरह काम तुम करोगे। या एक तरीका है कि भैया हम बाहर से किसी और बाबू को लेकर आएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी भी कंपनी को कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है तो वो दो प्रकार से उन कर्मचारी की पूर्ति कर सकती है। एक को हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स यानी कि आंतरिक नियुक्तिकरण। आंतरिक नियुक्तिकरण का मतलब है कि कंपनी के अंदर से ही या संगठन के अंदर से ही किसी कर्मचारी को लेकर उस काम पर लगा देना, यानी कि। और बाह्य का मतलब एक्सटर्नल सोर्स। इसका मीनिंग होता है कि जब हमें कर्मचारी की आवश्यकता पड़ती है तब हम उन कर्मचारी को कंपनी के अंदर से ना लेकर किसी और जरिए से बाहर से लेकर आते हैं। ये तो हुआ सिर्फ मीनिंग कि ये इंटरनल एक्सटर्नल होती क्या चीज है। अब इन्हें हम विस्तार पूर्वक समझते हैं, कब कब इनका प्रयोग किया जाएगा, क्या क्या इनका अर्थ होता है ना, क्या क्या इनके फायदे और क्या क्या इनके नुकसान है। तो सबसे पहले बेटा हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं बेटा इंटरनल सोर्स पर आंतरिक नियुक्तिकरण के अर्थ पर। लिखा, जब संगठन के अंदर से ही रिक्त पदों को भरा जाता है। मैंने बेटा इसका एग्जांपल दे दिया कि अगर आपके कॉलेज का, आपके स्कूल का बाबू रिटायर हो जाए, उसकी जगह पर किस कॉलेज के अंदर से ही किसी और कर्मचारी को उस बाबू की पोस्ट पर बैठा दिया, उसे क्या बोला गया? आंतरिक नियुक्तिकरण। या क्या बोला गया बेटा उसे? है ना, इंटरनल रिक्रूटमेंट। अब ये आंतरिक रिक्रूटमेंट यानी कि इंटरनल आंतरिक नियुक्तिकरण के बेटा उपाय क्या क्या है, किस तरह से आंतरिक नियुक्तिकरण किया जा सकता है, अंदर से ही कर्मचारी को भरा जा सकता है बेटा। ये भी तीन प्रकार से हो सकता है। पहला पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब है कि जो व्यक्ति रिटायर हो गया है
उसके नीचे वाला जो व्यक्ति था, जो उसके नीचे काम करता था, उसके अंडर में काम करता था, उसके पद को बढ़ाकर उस पद पर ले आओ, वहां का क्या होगा बेटा, पद भर जाएगा, है ना। जैसे बाबू के नीचे जो लोग काम करते थे, बाबू का स्टाफ था बेटा, जब बाबू रिटायर हो गया तो उसके स्टाफ को वहां पर लाकर हमने लगा दिया, उसे बोलते हैं पदोन्नति। कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त करना एक ही तरीका हो सकता है। एक हो सकता है बेटा स्थानांतरण, ट्रांसफर। अभी स्थानांतरण का मतलब क्या है? स्थानांतरण का मतलब है, मान लो हमारी दो ब्रांचेस थी, एक ब्रांच का बाबू रिटायर हो गया, तो हमने दूसरी ब्रांच में, हो सकता है एक्स्ट्रा हो या दूसरी ब्रांच में कोई और कर्मचारी हो, उसे हमने अपने यहाँ पर बुला लिया, उसे बोलते हैं स्थानांतरण। यानी कि जब दूसरी जगह से व्यक्ति को बुलाया जाए, लेकिन वो रहेगा किसका, हमारी ही कंपनी का। किसका रहेगा बेटा, हमारी कंपनी का। एक पदोन्नति कि उसके नीचे वाले को पद को बढ़ा दिया, एक स्थानांतरण किसी और डिपार्टमेंट से, किसी और विभाग से या किसी और ब्रांच से एम्प्लॉय को ले आए, लेकिन अपना खुद का एम्प्लॉय था, बाहर से एम्प्लॉय नहीं आया, उसे बोलते हैं बेटा स्थानांतरण। तीसरा होता पूर्व कर्मचारी की पुनः नियुक्ति, यानी कि जो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं हमारे यहां से, उनमें से किसी को फोन किया कि भैया हमारे बाबू की जगह खाली हो गई है, आप दोबारा आना चाहोगे, आप तो बहुत अच्छा काम करते थे। यानी कि अगर मुझे लगता है कि हमारा जो बाबू रिटायर हुआ है या उससे पहले जो बाबू रिटायर हुए हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हमने उन्हीं से कह दिया कि भैया आप देखो रिटायर तो हो गए हो, पर अगर आप चाहो तो आगे और काम कर सकते हो, 5 साल आपके रिटायरमेंट को और बढ़ा देंगे। तो हमने इस पद जो खाली हुआ था वो तुरंत भर दिया। कैसे भर दिया, अपने ही एम्प्लॉय को दोबारा से लगा लिया, यानी कि री एम्प्लॉयमेंट ऑफ एक्स एम्प्लॉयज। जो आपके एक्स एम्प्लॉय हैं उन्हें दोबारा से कंपनी के अंदर लगा लेना। आई थिंक इतनी बात आप समझ रहे होंगे। हाँ जी सर, इतनी बात हम समझ रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल सोर्स, यानी कि आंतरिक नियुक्तिकरण। अब इसके लाभ क्या है और इसकी हानियां क्या है? देखो इसकी लाभ क्या, पहला, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। यानी जो कंपनी के अंदर कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हें पता है कि जैसे किसी और का रिटायरमेंट होगा हमें यहाँ पर रख लिया जाएगा, हमारे पद को बढ़ा दिया जाएगा। तो जो नीचे कर्मचारी है बेटा, वो सब मेहनत से काम करते हैं कि पता नहीं जब ये रिटायर होगा तो किसका नंबर आ जाए इस पद पर काम करने के लिए। सभी मेहनत से काम करेंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा कि जो अच्छा काम करेगा उसे ये वाले पद दे दिया जाएगा, पोस्ट दे दी जाएगी। धन और समय की बचत होती है। बाहर से एम्प्लॉय को लेकर आएंगे, बहुत सारा समय लगेगा, बहुत सारा धन लगेगा। सीधी सी बात है, अपने कर्मचारी को रख लिया जाए तो समय भी बच गया। कर्मचारी संगठन की कार्य प्रणाली से परिचित होते हैं, यानी कि जिन्हें हमने पहले से ही रखा हुआ है वो तो हमारी कंपनी को पहले से ही जानते हैं ना बेटा। अब उन्हें दोबारा जानने की जरूरत नहीं है कि हमारे यहाँ क्या होता है, क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी होती है, सब पता है। अब ये नहीं कहेंगे भाई आपकी कंपनी में तो ये परेशानी है, कि भाई आपको पहले से नहीं पता था क्या। तो कहने का मतलब लाभ ये है, कर्मचारी का क्या बढ़ेगा बेटा, कर्मचारी का मनोबल बढ़ता है। दूसरा क्या बेटा, समय और धन की क्या होती है, बचत होती है। कर्मचारी संगठन की कार्य प्रणाली से पहले से क्या होते हैं मेरे बच्चे, परिचित होते हैं। अब इसकी हानियां क्या क्या हैं, इसके नुकसान क्या क्या है बेटा। पहला नुकसान ये है, नए विचार नई प्रतिभा का अभाव। अगर हम अपने ही कर्मचारी को लाकर रख लेंगे तो सोचो, जो बाहर से नया टैलेंट है, हो सकता है हम बाहर से कोई एम्प्लॉय लेकर आए, वो टैलेंटेड एम्प्लॉय हो, उसके अंदर और एक्स्ट्रा ज्ञान हो, कोई नया आए, यंग व्यक्ति आए तो अच्छे से काम करेगा, कंप्यूटर भी जानता होगा, पुराना तो जानता होगा बेटा। तो पहली दिक्कत यह है कि इससे नए विचार नई प्रतिभा का क्या होता है, अभाव होता है। दूसरी, आंतरिक राजनीति और पक्षपात की संभावना रहती है। पक्ष सीधी सी बात है, अब राजनीति चलेगी अंदर, किसके रिटायर होने के बाद किसे रखना है, अब चापलूसी चलेगी, पैसे चलेंगे कि भैया मुझे ये पद दे देना। तो इसकी दिक्कत ये, एक तो नया विचार नई प्रतिभा नहीं आ पाती, और अंदर अंदर बेटा पक्षपात की संभावना रहती है। ये रही बेटा इसकी क्या दिक्कतें। अब बारी आती है बाह्य नियुक्तिकरण क्या होता है। बाह्य नियुक्तिकरण मेरे बच्चे, बाह्य नियुक्तिकरण का मतलब होता है जब संगठन के बाहर से उम्मीदवार के द्वारा रिक्त पद को भरा जाता है या रिक्त पद भरता है। बाहर से कोई नया उम्मीदवार आएगा, बाहर से कोई नया व्यक्ति आएगा, वो हमारे पद को भरेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बाह्य नियुक्तिकरण, यानी कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब बाहर से किसी व्यक्ति को लाकर कंपनी के अंदर रखा जाता है तो क्या बोलते हैं बेटा, बाह्य रिक्रूटमेंट या बाह्य एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट या बाह्य नियुक्तिकरण। अब इसके स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, बाहर से अगर हम व्यक्ति को लेकर आएंगे तो कहां से आएगा बेटा वो। विज्ञापन, हम एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ पर एम्प्लॉय की आवश्यकता है, आप आ जाओ। रोजगार कार्यालय बेटा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, रोजगार कार्यालय खुले होते हैं बेटा, सरकारी भी होते हैं, जहां पर आप अपना क्या कराते हो, रजिस्ट्रेशन कराते हो। रोजगार कार्यालय में जाओ, वहां पर जाकर देखो कितने लोगों ने अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनके कागज देखो, जो पसंद आए उसे अपने यहाँ पर लाकर रख लो। कैंपस भर्ती, कैंपस भर्ती का मतलब क्या होता है कि कुछ जो कॉलेज होते हैं, जैसे कुछ लोग बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, तो बीटेक जब वो फाइनल ईयर होता है ना बेटा,
तो वहां पर जाकर कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट कैंपस से यानी कि वहीं से जाकर स्कूल में गए, क्योंकि नए नए पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, सारा ज्ञान उन्हें होता है, तो सीधा नया टैलेंट आपको मिलता है, पुराना माल नहीं मिलता, नया माल मिलता है वहां पर। सीधे जाकर नए कर्मचारी वहां से लेकर आओ, उसे बोलते हैं कैंपस भर्ती, जब स्कूलों से कॉलेज से डायरेक्ट हम एम्प्लॉयमेंट लेकर आते हैं। मित्रों व कर्मचारी की सिफारिश, कोई मित्र या कर्मचारी की सिफारिश हम कह सकते हैं, बेटा मान लो हमारे कंपनी में 10 लोग काम करते हैं, हम कहेंगे देखो भाई हमारे यहाँ ना एक पद खाली हो गया है, किसी का कोई जानने वाला हो ये काम कर सकता है तो उसे ले आना, हम उसे रख लेंगे, उसे बोलते हैं मित्रों और कर्मचारियों का सिफारिश से। प्लेसमेंट एजेंसी, कुछ एजेंसियां होती हैं जिनका काम प्लेसमेंट कराना होता है, बड़े बड़े शहरों में आप देखोगे तो वहां प्लेसमेंट एजेंसी होती है, एजेंसी के पास कंपनी जाती है कि भैया मुझे 100 लोग चाहिए, ला कर दो, तो वो एजेंसी खुद ही टेस्ट वगैरह लेती है और एम्प्लॉय को लाकर दे देती है। अस्थायी कर्मचारी, कैजुअल लेबर, मतलब कि फोन करके कहते हैं भाई 2-4 दिन के लिए काम चाहिए, जो आसपास के लोग मिल जाते हैं उन्हें रख लेते हैं कुछ समय के लिए, उसको बोलते हैं कैजुअल लेबर, है ना, दिहाड़ी पर रख लेना बेटा, कंपलसरी नहीं है, दिहाड़ी पर रखिए बेटा, ये परमानेंट नहीं होते। तो ये कहलाए बेटा क्या, बाह्य स्रोत। अब बाह्य स्रोत का लाभ तो आप समझ गए, जो आंतरिक के नुकसान थे वही बाह्य के बेटा क्या है, फायदे हैं। एक तो नया विचार आएगा, नई प्रतिभा आएगी, नया कौशल आएगा, बाहर से लेकर आओगे तो। योग्य उम्मीदवार, अधिक विकल्प होंगे बेटा, अब आपके पास उम्मीदवारों के विकल्प हैं। अगर आंतरिक शोध करो ना, सोचो बेटा क्या है, जो आपके पहले से कर्मचारी 10-20 उन्हीं में से चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर बाह्य भर्ती करोगे तो 100, 200, 500 एप्लीकेशन आएंगी, उन 500 में से बेस्ट को चुनोगे, तो आपको बेटा यहाँ पर ज्यादा विकल्प मिल जाते हैं, ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं कर्मचारियों के। हानि क्या है, समय और धन की ज्यादा बचत होगी। नए कर्मचारियों को संगठन को समझने में क्या लगेगा, समय लगेगा। जब नया नया कर्मचारी आएगा बेटा, वो देखेगा यार तुम्हारे यहाँ तो पंखे भी नहीं चलते हैं, तुम्हारे यहाँ तो लाइट भाग जाती है, तुम्हारे तो फलाना होता है, ढिमकाना होता है, पानी की व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है। नया कर्मचारी आएगा बेटा तो एडजस्ट करने में थोड़ा समय उसे लगेगा, तो ये उसकी कुछ हानि रही। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आंतरिक और बाह्य भर्ती के स्रोत, भर्ती के बाह्य और आंतरिक स्रोत। आई थिंक आप समझ गए होंगे आंतरिक स्रोत क्या होते हैं, बाह्य स्रोत क्या होते हैं। बेटा पेपर के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के